Hello guys, welcome to on my YouTube channel My Chemistry। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट के सोल्यूशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सोल्यूशन पढ़ेंगे हम डिटेल में। राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। ये आपके अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आगे देखो। एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री, पार्ट नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दिस इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्लास 11th 12th के लिए। तो सॉलिड स्टेट के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो दे रखे हैं पेज नंबर 4 के। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर है वो क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 4 पे गिवन है। पहला क्वेश्चन है, वाई आर सॉलिड रिजिड। सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? आपको पता है सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो रिजिड रहेंगे ना, वो क्या रहेंगे, रिजिड रहेंगे। तो दे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड कांट बी मूव। जो पार्टिकल है वो मूव नहीं हो पाते, ठीक है, फ्रॉम देयर पोजीशन। दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, they cannot oscillate about their position, so that's why they are solid। ठीक है, इसी वजह से क्या होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड इसी वजह से रहते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, वो मूव नहीं कर सकते, इसी वजह से वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, वाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड के डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? आपको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से उनका वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए उसका जब पोजीशन ही चेंज नहीं होगी, वो रिजिड रहेंगे, तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? तो वॉल्यूम भी चेंज हो, जब हम किसी चीज को दबा ही नहीं सकते तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज कर सकते? तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, इसी वजह से नहीं होगा। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? आपको पता है अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, हमारे रफ होते हैं। ठीक है, उनका सरफेस रफ होता है, जब उनको नाइफ से काटते हैं तो वो इरेगुलर कटिंग होती है, लेकिन क्रिस्टलाइन में स्मूथ कटिंग होती है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस आपने क्लास में पढ़ा होगा, हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं खाली। ठीक है, तो इसमें इन सब में जो हमारा अमोर्फस सॉलिड है वो है पॉलीयूरेथ्रिन, टेफ्लॉन, सेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइब्रस ग्लास। ठीक है, ये हमारे क्या है, अमोर्फस है। क्रिस्टलाइन में क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, जैसे नेफ्थिन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कॉपर हो गया। आपने अभी एक चीज ऑब्जर्व की होगी क्या, क्योंकि ये ग्लास है तो अमोर्फस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो टेफ्लॉन है, ये क्या पॉलीमर है। पॉलीयूरेथ्रिन भी पॉलीमर है। ठीक है, ये भी टाइप के पॉलीविनाइल क्लोराइड भी पॉलीमर है। मतलब जितने भी पॉलीमर है हो गए हमारे, ग्लास हो गए हमारे, ठीक है, रबड़ हो गए, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, अमोर्फस की कैटेगरी में आते हैं। और जो हमारे कंपाउंड के फॉर्म होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो आप इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा अमोर्फस। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाई इज ग्लास कंसिडर एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। कि ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? ठीक है, आगे देखो, सिमिलर टू लिक्विड, ये क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों क्यों कहते हैं ग्लासेस को? क्योंकि लिक्विड के सिमिलर जैसे होते हैं। ठीक है, लिक्विड जैसे ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लास आर टेम्पररी। आपने देखा हो जब पुरानी जमाने में ना, जब घरों में जो विंडो होती थी ना, तो उसका नीचे से तो मोटी हो जाती थी और ऊपर से पतली हो जाती थी। अगर उसके ऊपर सनलाइट पड़ती थी ना, तो वो क्या हो जाती थी, जो ग्लास है वो उसकी टेंडेंसी है कि वो पिघल सकता है, अगर उसको हाइट हीट और टेम्परेचर मिल जाए तो वो फ्लो कर सकता है। तो इसी वजह से मतलब फ्लो करता है, लेकिन बहुत धीरे, कई सालों में ये प्रोसेस हमें दिखाई देता है। ये नहीं कि एकदम से हमें दिख जाएगा, उसके लिए बहुत साल लग जाते हैं। तो स्लोली मूव करता है, इसीलिए हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, सिमिलर टू लिक्विड ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लो, वेरी स्लो। ठीक है, देयरफॉर ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। दैट्स द रीजन द ग्लास ऑफ विंडो एंड डोर आर स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। ठीक है, बॉटम से थिकर हो जाती है और ऊपर से क्या होती है, पतली हो जाती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, व्हाई इट इज सो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइसोटॉपिक प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, है ना। आपने जब आप अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के डिफरेंस पढ़े हुए ना, तो इसमें आपने ये आइसोटॉपिक और ये
प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सॉलिड का है वो सेम वैल्यू देता है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। ये किस में होता है, कौन से में होता है, ये अमोर्फस सॉलिड में होता है, ठीक है। अमोर्फस सॉलिड में ऐसा क्यों होता है, इसको अच्छे से समझो। जैसे अमोर्फस सॉलिड की जब हम इरेगुलर होती है ना इसकी अरेंजमेंट, मतलब कहीं से भी हम इसको ऑब्जर्व कर ले हमें कोई भी रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। जब हमें कोई रेगुलर पैटर्न ही ऑब्जर्व नहीं होगा तो हम ये नहीं बता सकते ना किस डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू है। तो हर एक डायरेक्शन में सभी की वैल्यू सेम आएगी ना, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। अगर कोई पैटर्न बनेगा तो ही तो उसकी डिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी ना। तो पैटर्न ही इरेगुलर है तो किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ हमें सारी चीजें एक जैसी दिखाई देंगी। तो इसीलिए वजह से क्या होता है, हमें सेम वैल्यू मिलती है सभी डायरेक्शन में। तो एनाइसोट्रोपिक सॉलिड हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, देयरफॉर द given solid having same value of refractive index along all direction is isotropic in nature, and this is called amorphous solid. When an amorphous solid is cut when in sharp edges to tool, it cut two pieces irregular pieces. वही बात है, अगर आपका सरफेस इरेगुलर होएगा, ठीक है, सरफेस पे इरेगुलरिटी होएगी तो वो हर एक जगह से इरेगुलर दिखाई देगा। तो आप किसी डायरेक्शन से देख लो आपकी वैल्यू सेम ही आनी है। अगर कोई पर्टिकुलर हमारा कोई बन रहा होता है ना स्ट्रक्चर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है हमारी। किसी अगर मान लो किसी रो में या कॉलम में हमारा अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसके डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई बन ही नहीं रहा ना स्ट्रक्चर, तो इसी वजह से हर डायरेक्शन से हमें जैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इन सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेसिस ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन दैम, ठीक है। ये हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डिफरेंस के बेसिस पे ही बताना है कि कौन सा हमारा आयनिक है, कौन सा हमारा मेटालिक है, कौन सा हमारा पोलर है, कौन सा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा हमारा कोवेलेंट है, ठीक है। ये सारे हमें बताने हैं जो आपने स्टडी किए होंगे, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट देखो, पोटेशियम और सल्फेट, पोटेशियम मतलब K2SO4 ना, पोटेशियम सल्फेट की यही केमिकल फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें देखो पोटेशियम के ऊपर प्लस पॉजिटिव होता है और सल्फेट के ऊपर क्या होता है, 2- होता है। तो आयंस में एग्जिस्ट करता है ना ये, तो इसको हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। आगे देखो टिन, टिन क्या है, एक मेटल की फॉर्म में है, ठीक है। टिन का मतलब SN, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड हो गया। बेंजीन देखो, बेंजीन पूरा मॉलिक्यूल है, C6H6, तो क्या है, पूरा मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। आगे यूरिया देखो, ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगर ऑप्शन टाइप तो मे बी आता, अगर ऑप्शंस में आ जाए तो आप उसको चेक कर सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगर आपको वैसे लिखना है तो क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर है, ठीक है। आगे देखो अमोनिया, अमोनिया क्या है, NH3 है, ठीक है। ये भी क्या है, अमोनिया जो है पोलर है। इसको अगर आप वाटर क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया ना, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अमोनिया, तो इसी वजह से ये क्या पोलर है। वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आप सभी को पता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जिंक सल्फेट वही आ गया आयन की फॉर्म में, है ना, जडन जिंक सल्फाइड, तो ये आयनिक सॉलिड हो गया। ग्रेफाइट, कोवालेंट और नेटवर्क, ग्रेफाइट और डायमंड और ग्रेफाइट तो आपने किया होगा, बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। ये क्या है, हमारा कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड है। उसके बाद देखो रूबीडियम मेटालिक सॉलिड है, आर्गन हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड हमारा कोवेलेंट है या नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है। ये नीचे मैंने इनके आंसर दे गए हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक सॉलिड है हमारा वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन अ सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, व्हाई which type of solid it is, मतलब ये क्या कह रहा है, एक सॉलिड है, ठीक है, बहुत ही हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ही नहीं हो सकती, ठीक है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर, और एज वेल एज इज मोल्टन स्टेट, और मेल्टन मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी, मतलब मोल्टन स्टेट हो जाए चाहे सॉलिड, वो इंसुलेटर ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, और हाई टेम्परेचर पे भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो उस सॉलिड को हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड कहेंगे, ठीक है। जैसे आपने डायमंड पढ़ा होगा, ठीक है, क्वार्ट्ज पढ़ा होगा, ये ऐसे हैं जो इंसुलेटर हैं और मोल्टन स्टेट में भी से हैं और सॉलिड स्टेट में भी है। तो आप इस टर्म को इसको याद रख सकते हो इस एग्जांपल को, कि जो सॉलिड और मोल्टन में जो इंसुलेटर है वो क्या हमारे डायमंड और क्वार्ट्ज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SiO2। नेक्स्ट देखो, आयनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन, ये क्या कह रहा है कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयन में, आयन में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे, जब आयन में टूटेंगे ना, जब आयन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी शो कैसे करेंगे, मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, ठीक है, इसी वजह से
In slow solid state, ions are held together by strong electrostatic force of attraction and not free to move. ठीक है, अबाउट विद इन द सॉलिड, सॉलिड के अंदर कोई भी आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, कोई भी आयन्स आपस में मूव नहीं करते हैं। तो सॉलिड जो सॉलिड है वो सॉलिड में क्या होता है, कंडक्टिसिटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन आयन सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में सॉलिड आयन की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाता है ना, तो इसी वजह से उसमें मूवमेंट आ जाती है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो हैंस इन आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन मोल्टन स्टेट में आयनिक सॉलिड क्या करते हैं, आयन फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिबल एंड डक्टाइल। ये कह रहा है किस कौन से टाइप ऑफ सॉलिड्स के हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं और मेटालिक और मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। तो मेटालिक सॉलिड, उसको मेलिएबल, मेलिएबल है तो मेटल तो होगा ही, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। ठीक है, जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये मेटल की प्रॉपर्टी है हमारी। तो ये मेटल तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए क्या होंगे, मेटालिक होंगे। और सॉलिड, सॉलिड तो इसने पूछ ही रखा है कौन से सॉलिड होंगे, तो मेटालिक सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल्स। ठीक है, given the significance of lattice point का क्या significance है, तो significance of a lattice point is that lattice point represent one constituent particle of a solid which may be an atom, ion or a group of atom and an ion। ठीक है, तो ये आपको पता है लेटिस पॉइंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का ही वे है जिसको हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। तो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का जो वे है उसी को हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। वो एटम भी हमारा सब पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला एटम भी हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, आज हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे, नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, नेम द पैरामीटर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके कौन से पैरामीटर है, तो 6 पैरामीटर है जिससे हम यूनिट सेल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोई पैरामीटर सेटअप होता है ना किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो यूनिट सेल को मेजर करने के लिए 6 पैरामीटर सेटअप किए गए हैं। ठीक है, एजेस के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशन, एजेस के अकॉर्डिंग ए बी सी और उसके अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल किसके बीच बिटवीन है, बी और सी के बीच में, अल्फा बीटा किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, और गामा किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, हेक्सागोनल की में क्या होता है, हेक्सागोनल आपको पता ही वो हेक्सागन बनता है जिसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और गामा किसके इक्वल होता है, 120 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होता है, ए बी के बराबर नहीं होता, सी भी बराबर नहीं होता, अल्फा गामा दोनों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा गामा 90 डिग्री का नहीं होता। ये हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी इसकी ट्रिक। ठीक है, आगे देखो, फेस सेंटर के यूनिट सेल में क्या होता है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ ना वर्ड से ही रिप्रेजेंट होता है, फेस के सेंटर में, कॉर्नर पे होंगे और फेस के सेंटर में होंगे। तो क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6 होती है ना, तो 6 फेसेस के सेंटर में और कॉर्नर में। ठीक है, प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेंटर एंड ईच सेंटर ऑफ ए फेस। एंड सेंटर में देखो, एंड सेंटर यूनिट सेल कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कंटेन, एंड सेंटर में क्या होगा, पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी होंगे और अपोजिट फेज में होंगे। मान लो ये फेज है और ये से नेक्स्ट वाला फेज है, तो आमने सामने वाले फेज में, ऊपर नीचे वाले में और आगे पीछे वाले में, तो कितने हो गए, तीन हो गए ना टोटल अपोजिट फेज में। ठीक है, तो ये समझ में आया, कॉर्नर पे होगा और वन एटम सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस के बीच में सेंटर में होगा। ठीक है, आगे देखो, ये एक्सप्लेन कर रखा है कि कॉर्नर में, बॉडी सेंटर में, यूनिट सेल में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल में भी एडजस्टेड बाय यूनिट सेल इज 1/8 पोजीशन ऑफ ए शेयर एटम, मतलब जो कॉर्नर पे जो एटम होगा ना वो कितने से कंबाइंड होगा, कितने से जुड़ा हुआ होगा, अटैच होगा, तो वो 1/8 पोजीशन होगी एक एटम की, जो एक सेल के हिस्से में आएगी। एक यूनिट सेल के हिस्से में कॉर्नर के पोजीशन पे जो एटम है उसका 1/8वां हिस्सा उसके हिस्से में आएगा, यूनिट सेल के एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा, तो उसकी क्या होगी, 1/8 होगी लोकेशन। ठीक है, और बॉडी सेंटर क्या होगा, बॉडी के बीच में होगा ना, तो उसकी क्या होगी, उसकी कंट्रीब्यूशन, मतलब पूरे सेल की कंट्रीब्यूशन में कितने एटम आएंगे, एक एटम आएगा। तो बॉडी सेंटर में 8 हो गए और उसमें कॉर्नर पे कितने हो गए, एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा एक यूनिट सेल में, 1/8। ठीक है,
आगे देखो व्हाट इज द टू डायमेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। ये कह रहा है कि दो डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। टू डायमेंशनल मतलब दो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में एटम अरेंज है। तो दोनों डायरेक्शन में जब एटम अरेंज होते हैं तो उसका क्या हमारी कौन सी क्लोज पैकिंग बनती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है, ठीक है। और तीनों डायरेक्शन में अगर एटम अरेंज हो एक्स वाई जेड में तो हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी हमारी टू डायमेंशन भी हो सकती है और थ्री डायमेंशन भी हो सकती है। अगर हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और अगर ये हमारी टू डायमेंशनल में हमारी अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपने इसके अच्छे से स्ट्रक्चर समझे होंगे, ठीक है। एक कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, द टोटल नंबर ऑफ वाइड इज 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वाइड। हमें बताना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है हमारा और टोटल नंबर ऑफ वाइड हमारी 0.5 मोल है, तो हमें कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो एवोगैड्रो नंबर को हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ वाइड से। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हैं हमारे, ये नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं ना। जब हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड इतना आ गया तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये आ गया हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ वाइड क्या हो गए, टेट्राहेड्रल वाइड प्लस में ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये हमारा टोटल दोनों हमने टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे क्या आ गए, हमारे टोटल नंबर ऑफ वाइड्स आ गए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है, कंपाउंड है, दो एलिमेंट है एम और एन, ठीक है। एन क्या है, सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अरेंज है, और एम क्या है, 1/3 ऑफ ए टेट्राहेड्रल वाइड। आपको पता है कि जो आपका जो एन एलिमेंट है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है और एम किस में है, 1/3 पोजीशन ऑफ ए टेट्राहेड्रल वाइड। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक टेट्राहेड्रल एक उसमें कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं, ठीक है। तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है। इसमें देखो आगे आप, ये मैंने स्टेप कर रखे हैं, आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सीजी क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस इज फॉर्म बाय एटम ऑफ एलिमेंट एन, ठीक है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल जनरेटेड इज इक्वल टू द साइज ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड 1/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटम एम, एम क्या है 1/3 पे है ना, टेट्राहेड्रल वाइड के 1/3 हिस्से पे है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड नंबर ऑफ एम किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू में ट्वाइस टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड ट्वाइस टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं तो 1/3 पोजीशन पे है तो 2/3 पोजीशन पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना क्योंकि 1/3 हिस्सा है तो 1/3 हिस्सा, ठीक है, 2 से। तो ये आ गया हमारा 2:1 रेशो। तो आप जब हम इनको सोल्व करेंगे, जो हमारा जो एन है वो सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो वो अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड हमने अगर 1 माना है तो ऑक्टाइड, तो ये 1/3 पोजीशन पे है ना, तो ये इसके 1/3 के ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड 1/3 पोजीशन पे। तो ये हमारा रेशो बन जाएगा। हम इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 यहाँ पे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M2N3 हो जाएगा, ठीक है, M2N3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, लेटिस पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज सेंटर। इसमें हमें क्या पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एफसीसी होता है, ठीक है। एफसीसी कितना ऑक्युपाई करता है, 74% स्पेस करता है, जिसको हम वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, एचसीपी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें 75% होता है पैकिंग एफिशिएंसी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 52.4 होती है और सिंपल में 52 और बॉडी में कितनी होती है, 68% होती है। ये आपने जब निकाला होगा तब याद किया होगा इसको अच्छे से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, इसमें मोलिकुलर मास दे रखा है एलिमेंट का 2 × 10⁻², ठीक है। और क्यूबिक यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ 405 पिकोमीटर है। डेंसिटी हमें गिवन है, हमें क्या करना है, नेचर बताना है कि कौन सा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, एग्जैक्ट एचसीपी है, बीसीसी है, क्या है, ठीक है। तो ये हम उससे बताएंगे अपन अपना जेड नंबर से, जेड नंबर ही बताता है ना हमारे कि हमारा कौन सा, अगर हमारा 1 है तो एचसीसी है, ठीक है, तो 4 है तो सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो हमें ओवरऑल जेड निकालना है। तो डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है, मोलर मास हमें गिवन है, ठीक है। एज लेंथ हमें पिकोमीटर में है तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो पिको इसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आएंगे, 10⁻10 रह जाएगा। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर हमें पता है क्या वैल्यू है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लगा देंगे Z × M × A³ × एवोगैड्रो नंबर, ठीक है।
तो डेंसिटी तो हमें पता ही है ना, तो हमें z निकालना है, z को इस साइड ले आएंगे, बाकी हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने के बाद इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो हमारा z की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 आ गई, इसका मतलब क्या है, हमारा FCC है, या इसी को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, हमें टाइप डिफेक्ट बताना है कि सॉलिड में कौन सा है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है। ठीक है, क्यों होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि डिफेक्ट डिफेक्ट कौन सा है। देखिए कि मैंने सॉलिड, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं ना, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे मेल्टिंग, उससे क्या होता है, कुछ एक एटम अपनी वैकेंसी छोड़ देते हैं, प्लेस को छोड़ देते हैं, मूव कर जाते हैं वहां से। तो सॉलिड क्रिस्टल हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसी वजह से जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे ना, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जो उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा और वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसी इसी वजह से उसमें क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें हीट करने पे वैकेंसी डिफेक्ट आएगा, और वैकेंसी डिफेक्ट लीड टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। डेंसिटी क्या है सॉलिड की, घट जाएगी। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, विच टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट, इसमें कौन कौन सा आपको पता है, AGBR में दोनों होते हैं, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों होते हैं, और ZNS में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।